जब भगत सिंह की माँ ने उनसे पूछा कि बेटा शादी कर ले, तो भगत सिंह ने बोला कि माँ, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। यानी कि अगर मैं शादी करूंगा तो आज़ाद हिंदुस्तान में करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इसी भावना के साथ भगत सिंह एक क्रांतिकारी बने और 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। और बात करेंगे क्या वाकई महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को टाल सकते थे। इस सब पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं। भगत सिंह कैसे एक क्रांतिकारी बने। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। ये इलाका अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनके जन्म के दिन ही इनके पिताजी और इनके दो चाचा जी जेल से रिहा हुए थे। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले से ही क्रांतिकारी परिवार में पैदा हुए थे। गांव के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद इन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद 1923 में इन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसकी स्थापना 2 साल पहले ही लाला लाजपत राय के प्रयासों से हुई थी। पुलिस को 1927 में ही लग गया था कि भगत सिंह लोगों के अंदर क्रांति की भावना भड़का रहे हैं, इसलिए इन्हें एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और इनकी गिरफ्तारी के 5 हफ्ते के बाद इन्हें उस समय 60,000 रुपए के मुचकले पे रिहा किया गया था। ये बहुत बड़ी जमानत राशि होती है। उस समय 60,000 रुपये बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन इनका परिवार पैसे वाला था, बड़े किसान थे इनके पिताजी, उन्होंने इतना पैसा दिया और इनकी जमानत ले ली। जब भगत सिंह को इनकी माँ ने शादी के लिए बोला था तो ये घर छोड़ के चले गए थे और उन्होंने फिर एचआरए ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद भगत सिंह ने, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने महात्मा गांधी का पूरा साथ दिया था। छोटे से बच्चे थे उस समय, और ये झंडा लेके निकल जाते तो बोलते थे अब तो गांधी जी अंग्रेजों के भगा के ही मानेंगे। इतना भरोसा था इनको गांधी जी के ऊपर। जब साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में आया तो लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध किया। इस विरोध के दौरान वहां जो पुलिस सुप्रीटेंडेंट थे, आपके एसपी थे, जेम्स ए स्कॉट, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया और उन्होंने मुख्य रूप से निशाना बनाया लाला लाजपत राय जी को, और उनके सिर में कई सारी चोटें आईं, जिन चोटों के बाद फिर 17 नवंबर 1928 को उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन इस मृत्यु का कारण वो चोटें ही थीं। इस चीज की काफी निंदा करी गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मृत्यु में किसी भी तरह से अपनी भूमिका होने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह ने और सारे जो मेंबर थे इनके एचआरए, इसका नाम भगत सिंह ने बदल के एचआरए का नाम एचएसआरए कर दिया था। इसमें सोशलिस्ट नाम और जोड़ दिया था। ये भगत सिंह के प्रयासों से हुआ था। उन सब ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने बोला कि जो स्कॉट था उसकी हम हत्या करेंगे। इसके लिए इन्होंने योजना बनाई और राजगुरु सुखदेव आजाद और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इसके लिए चुने गए। लेकिन जब पुलिस मुख्यालय से इनको लगा कि स्कॉट बाहर निकल रहा है, लेकिन गलत पहचान के कारण जो एक असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक थे जॉन पी सैंडर, उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और जब ये गोली मार के भाग रहे होते हैं, एक भारतीय सिपाही होता है चानन सिंह, वो इनके पीछे आता है। उसकी भी दुर्भाग्यवश इस घटना में हत्या हो जाती है। इस हत्या का उस समय महात्मा गांधी जी ने काफी विरोध किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि भगत सिंह ने जो ये काम किया था इसकी वजह से नहीं, उन्हें लोकप्रियता मिली थी कि उन्होंने ये काम किया था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। इसकी वजह से भगत सिंह उस समय पंजाब में काफी फेमस हो गए थे। थोड़ा थोड़ा नॉर्थ इंडिया के लोग भी उन्हें जानने लगे थे कि भगत सिंह नाम का कोई लड़का है जो देश की आजादी के लिए लड़ रहा है। अब इस घटना के बाद अंग्रेज पूरी तरह से इनके पीछे पड़ गए कि इनको किसी भी तरह से गिरफ्तार करना है। लेकिन यहाँ से भगत सिंह बड़ा ही दिमाग लगा के यहाँ से भागे थे। आपको पता है भगत सिंह एक सिख परिवार में पैदा हुए थे। ये केस दाढ़ी सब रखते थे। लेकिन जब इनको देश की आज़ादी के लिए अपने आप को जिंदा रखना था तो इन्होंने अपने धर्म को वहाँ पे साइड किया और अपने आप को किस तरीके से अंग्रेजों से बचाया था इन्होंने। ये और राजगुरु दोनों एक वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेस पहनी, इन्होंने सारे बाल वाल काट दिए, एक गोल टोपी पहनी, और उसके बाद एक देवी जी थी जो इनके एक क्रांतिकारी थे, उनकी पत्नी थी, उनके साथ एक छोटे से बच्चे को लेके
और ये एक वेस्टर्न दंपति बन गए और जो राजगुरु थे वो इनके नौकर बने और इस तरीके से ये लाहौर से निकल गए थे। हावड़ा पहुंच गए थे लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंचे थे, बीच में ट्रेनें बदल के गए थे। इस तरीके से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक के वहां से निकल गए थे। इसके बाद भगत सिंह कुछ समय तक नाटकों के द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध करते रहते थे। फिर इनके मन में एक आइडिया हुआ कि इन बहरी सरकार को बम धमाके की आवाज से जगाया जाएगा। ऐसा ही आइडिया लेके काम करते थे खुदीराम बोस, जो मात्र 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। शायद उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने ये आइडिया लिया होगा। खुदीराम बोस के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस समय इनका जो एक नाम मात्र का इरादा था विरोध का, वो था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम। ये दो कानून उस समय आए थे। इनको नेशनल असेंबली ने खारिज कर दिया था, लेकिन वायसराय ने अपनी स्पेशल पावर्स के आधार पे इसको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पारित कर दिया था। लेकिन इनका मुख्य इरादा था किसी भी तरह से अपनी गिरफ्तारी देना और कोर्ट का जो मंच होगा उसको अपने मुद्दों को प्रचारित करने के लिए उसका इस्तेमाल करना। HSRA के नेतृत्व ने शुरू में तो भगत सिंह को इसमें इन्वॉल्व करने से मना किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सैंडर्स केस है वो इसमें खुल सकता है, भगत सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जब भगत सिंह ने ज़्यादा जिद करी तो वो इसके लिए खुद ही निकल पड़े और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर के साथ मिलकर नेशनल असेंबली में जब सेशन चल रहा होता है तो वहां पे ये दो बम फेंकते हैं। ये दोनों बम प्राण घातक नहीं थे, उनसे धुआं होता है, एक धमाका होता है और ये इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ वहां पे पर्चे फेंकते हैं और अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। अगर ये चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन इरादा वहां से भागने का नहीं था, खुद की गिरफ्तारी देने का था। गांधी जी ने एक बार फिर इस कृत्य की निंदा की और बाद में जो इसका ट्रायल चला कोर्ट में उसको एक नाटक के रूप में गांधी जी ने बोला था। गांधी जी का कुछ ऐसा नैरेटिव था भगत सिंह के इन सारे काम के लिए। इस घटना के बाद इनके जो कुछ साजिशकर्ता थे वो अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे। उनसे जो जानकारी कलेक्ट करी उसके बाद अंग्रेजों ने क्या है, नेशनल असेंबली केस, सैंडर्स हत्या केस और जो बम बनाए इन्होंने जहां जहां बम निर्माण किया था, इन तीनों केसों को एक साथ जोड़ा। फिर उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और 21 अन्य क्रांतिकारी थे, उन सब पे सैंडर्स हत्या केस का आरोप लगा दिया गया। अब सैंडर्स और चानन सिंह की हत्या के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्हें नेशनल असेंबली बम कांड में पहले ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, लेकिन इनके ऊपर अब सैंडर्स केस का जो फैसला आना था उस तक वो उम्र कैद की सजा को टाल दिया गया था। इनके जो सहयोगी थे हंसराज वोरा और जयगोपाल, वो अंग्रेजों के ही मुखबिर बन गए थे, वो उनकी तरफ से गवाही दे रहे थे। इसके बाद इन्हें दिल्ली जेल से मियांवाली सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है, जो अभी पाकिस्तान में। वहां जाके ये देखते हैं कि यूरोपियन कैदी और भारतीय कैदियों के बीच काफी भेदभाव है। उन्हें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, समाचार पत्र, उन्हें सब कुछ दिया जाता है, लेकिन भारतीय कैदियों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता है। इसकी भगत सिंह ने वहां मांग की और इन्होंने बोला कि हम आम कैदी नहीं हैं, हम राजनीतिक कैदी हैं, अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें भी ये सारे अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन इन्हें ये अधिकार नहीं दिए जाते। इसके बाद ये जेल में भूख हड़ताल शुरू कर देते। ये भूख हड़ताल आगे चल के बहुत फेमस होती है, पूरे देश के कोने कोने तक ये भूख हड़ताल पहुंच जाती है, जिसके बाद अंग्रेजों को पूरे देश में धारा 144 भी लगानी पड़ती है, क्योंकि लोग जगह जगह इकट्ठा होकर इस भूख हड़ताल के बारे में बात कर रहे होते हैं। उस समय अंग्रेजों ने इनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए काफी हथकंडे अपनाए। जेल की कोठरियों में वो अलग अलग टाइप का खाना रख देते थे ताकि ये लोग किसी तरीके से चुपके से खाना खा लें, उनकी भूख हड़ताल टूट जाए। लेकिन सारे ही सारे ये क्रांतिकारी थे, ये दिल के पक्के थे, इनने भूख हड़ताल की थी अपनी राजनीतिक कैदी की मांग के लिए। इन्होंने खाना नहीं खाया, इनको जबरदस्ती खाना खिलाने की भी कोशिश की। पाइप नलियों के द्वारा जो घड़े होते थे पानी के, उनमें जबरदस्ती दूध भर दिया जाता था पानी की जगह, ताकि इनकी भूख हड़ताल टूट जाए। लेकिन किसी भी क्रांतिकारी ने वो नहीं पिए और भूख हड़ताल को जारी रखा। अब इस केस को इन्होंने, सैंडर्स केस को, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से बना दिया। और इसको जब भगत सिंह को इस केस के सिलसिले में लाहौर की बोरस्टल जेल ले जाया गया, जब वहां से इन्हें कोर्ट में लाया गया था तो इनकी हालत इतनी खराब थी कि इन्हें स्ट्रेचर पर कोर्ट रूम में लाना पड़ा। वो बताते हैं कि उस समय हड़ताल के दौरान भगत सिंह का 6.5 kg वजन कम हो गया था, जबकि 50-55 दिन ही उस समय हड़ताल को हुए थे।
अब सरकार ने धीरे धीरे कैदियों को रियायतें देना शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी जो राजनीतिक कैदी की मांग थी उसको सरकार ने नहीं माना था। उसी दौरान एक घटना होती है कि जतिन नाथ दास जो भी भूख हड़ताल पे थे इनके साथ, उनकी 63 दिन की हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो जाती है। इसका बहुत बड़ा हंगामा पूरे देश में बनता है। सभी जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसके बाद कुछ दिन और इनकी भूख हड़ताल चलती है, फिर धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है। और उसके बाद 116 दिनों की हड़ताल के बाद 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह और उनके साथी अपनी भूख हड़ताल खत्म करते हैं। इन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाता है। इन सबको कोर्ट रूम में पेश किया जाता है, जहां पे इनके सबसे छोटे क्रांतिकारी थे प्रेमदत्त वर्मा, वो वहां पे जो अंग्रेजों की तरफ से गवाही दे रहे थे गोपाल, उनके ऊपर जूता फेंक देते। इससे नाराज होकर मजिस्ट्रेट सभी क्रांतिकारियों को हथकड़ी लगाने का आदेश देते हैं, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी हथकड़ी लगाने से मना कर देते हैं। इसके बाद इन्हें कोर्ट रूम के अंदर ही पीटा जाता है। इसके बाद सारे क्रांतिकारी ऐसे कोर्ट में आने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट इस मुकदमे को इनके बिना ही आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दे देते हैं। ये भगत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि वो इस मंच का प्रयोग कर रहे थे अपने क्रांतिकारी विचारों को देश में फैलाने के लिए। वो इनका अभी यहाँ से टूट जाता है सिलसिला, और वो कोर्ट रूम में नहीं आ पाते हैं। इस केस की सुनवाई धीमी चल रही थी। पूरे देश में भगत सिंह को लोग जानने लगे थे, उनके समर्थन में सभाएं हो रही थी। इससे डर के उस समय के वॉयसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा कर दी और एक ट्रिब्यूनल बनाया 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लेके, और एक अध्यादेश पेश किया गया जिसके तहत इस सुनवाई को तेज गति से किया जाना था। अब इस निर्णय को आप चुनौती भी दे सकते हो, तो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में चुनौती दे सकते हो। हिंदुस्तान की किसी कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जाएगी, जो ये न्यायाधीश फैसला देंगे। ऐसा कुछ सेटअप किया था यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने। और ये जो अध्यादेश था ये पारित नहीं हुआ था सेंट्रल असेंबली से और ब्रिटिश संसद से, इसलिए इसकी वैलिडिटी से 6 महीने। अब ये अध्यादेश खत्म हो जाना था 31 अक्टूबर 1930 को, इसलिए इसको जल्दबाजी में करके 7 अक्टूबर 1930 को इस ट्रिब्यूनल ने सभी सबूतों के आधार पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई, और बाकी जो क्रांतिकारी थे उनको अलग अलग सजाएं देके कुछ को बरी करके इस केस को खत्म कर दिया। प्रीवी काउंसिल में अपील की गई भारतीय कुछ नेताओं के द्वारा, लेकिन उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने 14 फरवरी 1931 को इरविन के सामने दया याचिका डाली, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई। इसके बाद सबने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करी कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। तो जब गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था उससे पहले 19 मार्च 1931 को गांधी जी मिले थे इरविन से। उसमें जो इरविन ने अपनी बात बोली वो मैं सेम आपको कोट करके बता देता हूँ। इरविन ने बोला था कि जब गांधी जी लौट रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा था क्या वो भगत सिंह के मामले में मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि 24 मार्च को जो भगत सिंह को फांसी दी जानी है उसी दिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष को कराची पहुंचना है, उस पर वहाँ काफ़ी चर्चा होगी। मैंने उन्हें समझाया, मतलब ये इरविन बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें समझाया कि इस पे मैंने बहुत सावधानी से विचार किया था, लेकिन मुझे इसमें उनकी सजा को कम करने के बारे में कोई भी खास आधार नहीं मिला। इस बात से गांधी जी चुप हो गए, उनको लगा कि उनकी बात में दम नहीं है और वो वहां से चले गए। यानी कि ऐतिहासिक तथ्य ये है कि गांधी जी ने जरूर बोला था इरविन को उनकी सजा कम करने के लिए, लेकिन ये उन्होंने जोर दे के नहीं बोला था। अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का समय तय हुआ था 24 मार्च 1931 को। आपको सबको पता है फांसी सुबह के टाइम दी जाती है, लेकिन इनकी लोकप्रियता ऐसी थी, अंग्रेजों को अपनी इंट के थ्रू पता चला था कि जब इनको फांसी दी जाएगी और इनकी बॉडी जब जेल से बाहर आएंगी तो पूरे देश में क्रांति की भावना होगी। इसलिए इनकी फांसी को 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे सेटअप किया गया। अब इनका जो डेथ वारंट था वो 24 मार्च का था, वो कैंसिल हो गया क्योंकि अब 23 मार्च को फांसी दी जानी है। किसी भी मजिस्ट्रेट ने उस समय इनकी फांसी की निगरानी करने से मना कर दिया था, इसीलिए एक ऑनररी मजिस्ट्रेट बनाए गए, उन्होंने इनके नए डेथ वारंट पे साइन किए और तब इनको फांसी दी गई। तो शाम के टाइम इनको फांसी दी गई, जो कि आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था कि किसी कैदी को शाम के समय फांसी दी गई हो, कोर्ट के आदेश से 11 घंटे पहले। इसके बाद इनके बॉडीज को फांसी देने के बाद जेल की पिछली वाली दीवार से बाहर लेके गए और फिरोजाबाद से लगभग 10
फिरोजपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे सतलुज नदी के किनारे चोरी छिपे अंधेरे का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने इनकी बॉडीज को वहां पे अंतिम संस्कार किया और अध जली बॉडीज को इन्होंने पानी में फेंक दिया ताकि लोगों को पता ही नहीं चले उनकी फांसी कब दे दी गई है। दोस्तों, इस तरीके का कृत्य अंग्रेजी सरकार ने इनके साथ किया था ताकि इनकी लोकप्रियता जो उस समय चरम पे थी उसका नुकसान अंग्रेजी सरकार को ना हो। और जिस समय भगत सिंह को ये फांसी के लिए ले जा रहे थे उस आखिरी समय में भी भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। और जब इनसे बोला गया कि चलिए आपका फांसी का वक्त हो गया तो उन्होंने बोला जेलर को कि आपको दिख नहीं रहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से। और जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के लिए जा रहे थे तो एक गाना गुनगुनाते हुए गए थे, कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद होंगे हम, ये अपनी जमी होगी ये अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। दोस्तों, इस भावना के साथ शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मात्र 23 साल की उम्र में, भगत सिंह इनमें सबसे छोटे थे, देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।